नमस्कार, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है एडवोकेट पायल जैन और आज का जो टॉपिक है हमारा वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे उसमें ऑर्डर नंबर 33 जो कि बात करता है सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन्स। और ये जो टॉपिक है आज हम मेंस में आपको किस तरीके से लिखना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अगर कोई भी आंसर आप मेंस को लेकर चलते हैं तो समझ जाइए कि प्री के लिए आप उस आंसर को अटेम्प्ट करने के लिए रेडी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये आज का लेक्चर। तो सिविल प्रोसीजर कोड में जो ऑर्डर नंबर 33 है वो बात करता है आपका सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन्स। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं ऑर्डर 33 में टोटल जो रूल्स हैं वो आपके 18 हैं और 18 आपको सारे याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन हाँ एक प्री के हिसाब से तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी में डेज गिवन है या किसी में कोई कॉस्ट गिवन है या फिर किस तरीके से क्या कंटेंट्स होने चाहिए आपकी एप्लीकेशन के जब आप प्रेजेंट करेंगे द सूट एज एन इंडिजेंट पर्सन, इसका ऑर्डर क्या है, तो ये सब आपको ध्यान में रखिएगा। ये प्री के हिसाब से होगा। और मेंस में आपको देखना है कि अगर जैसे कि रूल 5 जो है इसकी बात करता है रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है आपका मेंस में। बिहार में आता है आपका बिहार में कि या राजस्थान जुडिशरी में कि सीधा रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन के क्या क्या कंटेंट्स हैं या फिर किस बेसिस पर आपकी जो सूट है जो आपका इंडिजेंट पर्सन के की कैपेसिटी में अगर आप सूट इंस्टीट्यूट करना चाहते हैं तो वो किस ग्राउंड्स पर रिजेक्ट किया जा सकता है या किस ग्राउंड पे आप उन्हें विड्रॉल कर सकते हैं, ये चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए Indian law provides an equal opportunity before the law and the equality before the law to all the citizens of India. It is the duty of the law to provide free legal aid to the person who are needy. For providing equal justice to all the people of India, CPC has provided the provision regarding the indigent person under Order 33. आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी दी गई है कि भाई इक्वल अपॉर्चुनिटी है बिफोर द लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, माइंड इट, सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो फ्री लीगल एड का भी कॉन्सेप्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको ध्यान में रखते हुए सीपीसी में ये ऑर्डर 33 जो है ये है। ऑर्डर 33 प्रोवाइड्स द प्रोसीजर कि क्या प्रोसीजर है फॉर फाइलिंग ऑफ सूट बाय एन इंडिजेंट पर्सन। इट एम्पावर्स द पर्सन हु आर नॉट एबल टू पे कोर्ट फीस। तो कुछ तो इंडिजेंट पर्सन जो था पहले इसका था क्या कहते हैं सूट बाय पॉपुलस, ठीक है ना। तो वो चीज़ हटकर अब इंडिजेंट पर्सन जो है वो हो गई है आपकी। ये जो इसकी हेडिंग है सूट्स में बी इंस्टीट्यूट बाय इंडिजेंट पर्सन जो था इससे पहले सूट्स बाय पॉपुलस था और 1 फरवरी 1977 को इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था बाय इंडिजेंट पर्सन। ठीक बात है। तो अब वो जो गरीब लोग होते हैं जो कोर्ट फीस नहीं पे कर सकते, तो क्या उन्हें हक नहीं होगा कि वो अपनी जो एक तरीके से अगर उनका जो राइट है अगर वो इन्फ्रिंज हो रहा है तो क्या वो उसको नहीं ले सकते। तो उस प्रोविज़न को ध्यान में रखते हुए ये आपका ऑर्डर बनाया गया है। अब देखते हैं कि इंडिजेंट पर्सन होता कौन है। एन इंडिजेंट पर्सन मीन्स एनी पर्सन हु फुलफिल्स द कंडीशन प्रोवाइडेड अंडर ऑर्डर 33 रूल 1 विच जो भी ये रूल्स हैं, मतलब जो जो कंडीशंस हैं जो उनको फॉलो अगर आप वो कंडीशन फुलफिल कर सकते हैं तो आप फिर इंडिजेंट पर्सन कहलाए जाएंगे। तो वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं? पहली, एनी पर्सन हु हैज़ नो मीन्स टू पे द कोर्ट फीस प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ फॉर द प्लेंट इन सूट। और सेकेंड, ही हैज़ नॉट एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉपर्टी वर्थ 1000 रुपीज़ वेयर नो फीस इज़ सब्सक्राइब्ड। या तो आप कोर्ट फीस ही नहीं जो कि लॉ में लिखी है कि इस सूट के लिए इतने पैसे लगेंगे, या तो आप वो नहीं पे कर सकते, आपके पास कोई मीन्स ही नहीं है। दूसरा, आपके पास इतनी प्रॉपर्टी भी नहीं है जो 1000 रुपये तक की भी वर्थ हो। ठीक बात है। तो वो पर्सन कहलाएगा इंडिजेंट पर्सन। लेकिन इसमें भी लॉ में यहाँ पर अमेंडमेंट की ज़रूरत है कि 1000 रुपये की प्रॉपर्टी तो किसी की होती ही नहीं है लेस देन। अब तो प्रॉपर्टी की बात कब की है, तो ये इसमें 1908 का है ये, आपको पता ही है ये जो हमारा एक्ट है, तो इसमें ये चेंजेस लाने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट, अब इसका ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है।
इसमें क्या है कि इंडिजेंट पर्सन को ये एक तरीके से पावर करते हैं, एम्पावर्ड करते हैं कि वो इंस्टीट्यूट कर सकते हैं, प्रोसिक्यूट कर सकते हैं अपने सूट को विदाउट पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस अंडर द कोर्ट फीस एक्ट। प्लेंटिफ शोइंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ इज बाउंड टू पे कोर्ट फीस प्रिस्क्राइब्ड प्रेजेंटेशन, क्योंकि जनरली क्या है, प्लेंटिफ जो भी कोर्ट ऑफ लॉ में आता है उसको कोर्ट फीस देनी पड़ती है। तो इस ऑर्डर में द पर्सन को एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है फ्रॉम पेइंग द कोर्ट फी एट द फर्स्ट इंस्टेंट एंड अलाउ हिम टू परसिक्यूट हिज सूट प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशन, जो भी सर्टेन कंडीशन है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो इससे आपके ट्रिपल पर्पस जो है वो सॉल्व होते हैं। पहला, जो बोनाफाइड क्लेम्स हैं एज इंडिजेंट पर्सन, उनको प्रोटेक्शन मिलती है। दूसरा, सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। एंड थर्ड इज टू प्रोटेक्ट द डिफेंडेंट फ्रॉम हेरासमेंट, कि भाई यूं ही मुंह उठा के कर दिया केस किसी के ऊपर भी, तो डिफेंडेंट को भी हेरासमेंट से बचाने के लिए ये इसका ऑब्जेक्ट है इस पर्टिकुलर ऑर्डर का। अब देखते हैं सफिशिएंट मीन्स क्या होता है। सफिशिएंट मीन्स का मतलब है कि किसी के अंदर एबिलिटी या कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन इन ऑर्डिनरी कोर्स टू रेज मनी बाय अवेलेबल लॉफुल मीन्स टू पे द कोर्ट फीस। ठीक है, सफिशिएंट मीन्स वो होता है कि आपके पास इतनी कैपेसिटी है, आपके पास एबिलिटी है कि आप इतना पैसा रेज कर सकते हो कि आप लॉफुल तरीके से कि आप कोर्ट फीस पे कर सको। अब हम बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन। कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन आपका है इसमें रूल 2 में। ठीक है, तो एवरी एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। द पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड in regard to plaint in suit of immovable property belonging to the applicant with estimate value thereof, signature and verification as provided in order 6 रूल 14 एंड 15। उसके बाद रूल 3 के अकॉर्डिंग, रूल 3 जो है कि आप किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे अपनी एप्लीकेशन को। तो एप्लीकेंट शुड प्रेजेंट द एप्लीकेशन टू द कोर्ट इन पर्सन अनलेस एग्जेम्प्टेड बाय कोर्ट अंडर रूल 3। In case of more than one applicant, it can be presented by any of the proviso to rule 3। अगर एक से ज़्यादा हैं तो कोई भी वन ऑफ द प्लेंटिव्स कर सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे सूट वर्ड मत यूज़ कीजिएगा, एप्लीकेशन, कि जब उनकी एप्लीकेशन कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगी तब वो सूट माना जाएगा। ठीक है, अब रूल 5 की बात करते हैं। रूल 5 आपका इंपॉर्टेंट है कि किन किन ग्राउंड्स पर एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो सकती है। तो कई बार इसमें टोटल नंबर ही पूछ ले जाते हैं कि भाई कितने ग्राउंड्स गिवन है। तो आपके इसमें 7 ग्राउंड्स गिवन है जिसमें आपकी एप्लीकेशन जो है टू सू एज इंडिजेंट पर्सन रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो अब हम उन पॉइंट्स को पढ़ते हैं, 7 पॉइंट्स को। पहला, अगर आपने एप्लीकेशन फ्रेम नहीं किया, प्रेजेंट किया इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। नेक्स्ट, आप इंडिजेंट पर्सन ही नहीं है। थर्ड, एप्लीकेंट हैज़ डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्टी, जानबूझ के आपने प्रॉपर्टी जो है वो फ्रॉडेंटली आपने बेच दिया कि आप उस कैटेगरी में आ पाएँ टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। वो भी कब, एप्लीकेशन प्रेजेंट करने के विदिन 2 मंथ्स पहले आपने, विदिन 2 मंथ्स में आपने प्रॉपर्टी बेच दी। नेक्स्ट, कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है। फिफ्थ, एप्लीकेशन हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद रेफरेंस टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट अंडर विच अनदर पर्सन हैज ऑब्टेन्ड इंटरेस्ट, किसी और पर्सन के साथ आपने एग्रीमेंट में कर लिया है उस सब्जेक्ट मैटर को लेकर, और उस दूसरे इंसान का फ़ायदा होते हुए आपने सूट फाइल किया है एज एन इंडिजेंट पर्सन, कि उसकी फीस बच जाएगी, ना पे करना पड़े, उसने आपको कह दिया कि भाई तू मेरी तरफ से पे कर दे। तो अगर ऐसा कोर्ट को पता चल जाता है तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, सूट जो है बार्ड था बाय लॉ। और लास्ट पॉइंट, इफ़ एनी अदर पर्सन हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द एप्लीकेंट टू फाइनेंस कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, कि कोई और पर्सन आपके साथ एग्रीमेंट में, याद रखिए 5th में आप एग्रीमेंट करते हैं, यहाँ पर दूसरा पर्सन आपसे एग्रीमेंट करता है टू फाइनेंस कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन। उसके बाद इंक्वायरी का रूल है आपका रूल 1A। अकॉर्डिंग टू रूल 1A, एट द स्टेज ऑफ एन इंक्वायरी इनटू द मीन्स ऑफ द एप्लीकेंट शुड बी मेड बाय द चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। द कोर्ट में अडॉप्ट रिपोर्ट सबमिटेड बाय सच ऑफिसर और मे इटसेल्फ मेक एन इंक्वायरी। उसके बाद इंक्वायरी होगी कि भाई आप इंडिजेंट पर्सन है भी या नहीं। तो व्हेन द एप्लीकेशन सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट इज इन प्रॉपर फॉर्म, ड्यूली रिप्रेजेंटेड है, तो कोर्ट आपको एग्जामिन करेगी द मेरिट्स ऑफ द क्लेम, कि आपकी प्रॉपर्टी है या नहीं है इतनी, ये आपका रूल 4 में गिवन है। उसके बाद द कोर्ट शेल इशू अ नोटिस टू द अपोजिट पार्टी एंड टू द गवर्नमेंट प्लीडर, डे फिक्स करेगी ऑफ रिसीविंग एविडेंस एज द एप्लीकेंट में एड्यूस, जो भी उसने एविडेंस दिखाए होंगे इन प्रूफ ऑफ हिज इंडिजेंसी और इन डिसप्रूफ देयर ऑफ बाय द अपोजिट पार्टी। और फिर गवर्नमेंट प्लीडर के पास भी टाइम होता है कि भाई वो इसको डिसप्रूव करे कि हाँ भाई तो इंडिजेंट पर्सन है ही नहीं। ऑन द डे फिक्स्ड कोर्ट एग्जामिन करेगी विटनेसेस को अगर है तो, एंड प्रोड्यूस्ड बाय ईदर पार्टी आर्ग्यूमेंट्स होंगे, और या तो एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी या एला होगी। ये आपके रूल 6 और 7 में गिवन है। उसके बाद रिवोकेशन ऑफ परमिशन, जो कि है आपका रूल 9। रूल 9 क्या है कि आपने विड्रॉल ही कर लिया, विड्रॉल ऑफ परमिशन टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन। तो वो कौन कौन से ऐसे केसेस होंगे, अगर पता चलता
सकता है कि भाई जो सूट इंस्टीट्यूट किया गया है बाय एन इंडिजेंट पर्सन वो वेक्सेशियस या इम्प्रॉपर कंडक्ट था उसका इन द कोर्स ऑफ द सूट। नेक्स्ट, अगर उसका जो मीन्स है, इफ हिज मीन्स आर सच दैट ही ऑट नॉट टू कंटिन्यू टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन, कि अब उसके पास ऐसे मीन्स आ गए हैं कि वो अब उसकी कैपेसिटी से बाहर हो चुका है कि अब वो इंडिजेंट पर्सन के अकॉर्डिंग सूट नहीं फाइल कर सकता। नेक्स्ट, और इफ ही हैज़ एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट ऑन विच अनदर पर्सन हैज़ ऑब्टेन्ड एन इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। अब बात करते हैं रिकवरी ऑफ द कोर्ट फीस एंड कॉस्ट। अभी तक कोर्ट फीस से एग्जेम्प्टेड था, अब उसके बाद कोर्ट फीस कब कैसे क्या ली जाएगी, रिकवरी कैसे होगी। Where indigent persons succeed in the suit, the court shall calculate the amount of court fees and cost and recover from the party as per the direction in the decree and it will be the first charge on the subject of the suit। अभी तक सूट पे कोई भी इस सब्जेक्ट मैटर के सूट पर कोई भी चार्ज नहीं लिया गया था, तो अगर वो इंडिजेंट पर्सन सक्सीड हो जाता है सूट पे तो कैलकुलेशन होगी और फिर उसके बाद उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका गिवन है रूल 10 में। और रूल 11 में वही कि अगर वो फेल हो जाता है कि वेयर एन इंडिजेंट पर्सन फेल्स या अबेट हो जाता है उसका सूट, द कोर्ट फी शैल बी पेड बाय हिम व्हेन द सूट अबेट्स ड्यू टू द डेथ ऑफ द प्लेंटिफ, तो वो कोर्ट फीस रिकवर की जाएगी फ्रॉम द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड प्लेंटिफ। अब बात करते हैं सेट ऑफ और काउंटर क्लेम की। इंडिजेंट पर्सन के पास ये भी राइट होता है कि वो प्लीड कर सकता है सेट ऑफ या फाइल कर सकता है काउंटर क्लेम विदाउट पेइंग कोर्ट फीस। और अपील का प्रोविजन आपका ऑर्डर 44 में गिवन है, याद रखिएगा 33 नेक्स्ट 44, इस तरीके से याद कीजिएगा। तो अपील की अगर आपका ऑर्डर ये वाला इस ऑर्डर में रिजेक्ट हो जाती है एप्लीकेशन टू सू एन इंडिजेंट पर्सन, तो वो अपीलेबल है अंडर ऑर्डर 44। अब एक फेमस केस लॉ की बात कर लेते हैं इसमें कि एक केस था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस खेदेर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन एंड अदर्स 2011। तो था क्या इसमें, एनी एप्लीकेशन में बी फाइल्ड बाय नेचुरल पर्सन और एन इंडिविजुअल पर्सन who all fill within the ambit and not by law in any manner। तो ये लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ध्यान रखिएगा, जिसमें बताया गया था कि ज्यूरिस्टिक पर्सन कैन ऑल्सो अवेल द एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 33 ऑफ CPC। ऑर्डर 33 इनैक्ट्स टू हेल्प द प्रॉपर people who do not possess sufficient means। sufficient means वो वाली property other than the property exempted in section number 60 to pay the prescribed court fees by law in the suit filed by him। It cannot be the purpose of the legislation that the indigent person should first deprive himself of the sole means of livelihood or alienate all his assets and seek justice in penury। If the particular suit is pending and the applicant dies in between, the same benefit won't be granted to the लीगल एड्स। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेंस में किस तरीके से लिखना है ये आपको क्लियर हो गया होगा। केस लॉज का बहुत ध्यान रखिएगा, केस लॉ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उस पर आपको पता होने चाहिए, जो कि आपको प्री में भी पूछे जा सकते हैं और मेंस में भी। आई होप टारगेट फॉर IQ को चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप ऑन लाइकिंग, कमेंटिंग एंड शेयरिंग द वीडियोज़। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।